दोस्तों आइए, इंडिया रैंक 4 में आपका स्वागत है। लाल टोप आज वाइटनर गांजा अच्छा से पी के आया है। वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का पाकिस्तानी एयरफोर्स को इंफॉर्मेशन बता रहा है। इंडिया में कितना जहाज़ गिरा है, कितना नहीं गिरा। पाकिस्तानी एयरफोर्स लाल टोपा से इंफॉर्मेशन मांग रहा है, कितना जहाज़ गिरा है इंडिया का, कितना नहीं गिरा है। वही लाल टोपा बोल रहा है कश्मीर में गिरा, भटिंडा में गिरा, राजस्थान में गिरा। वो लाल टोपा बता रहा है। लाल टोपा आज अच्छा से चिल्लम चला के आया है और फूक फाक के आया है, फेंक फाक कर रहा लाल टोपा। पाकिस्तान की तरफ से सारी इंफॉर्मेशन वॉर अल्लाह के फजल से हमारे प्लेटफॉर्म से लड़ी गई है। पूरी दुनिया में जो हमारा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर नेटवर्क था, ये पूरी तरह से पाकिस्तान आर्मी को, एयरफोर्स को सपोर्ट कर रहा था इस जंग में। मेरा काम इंफॉर्मेशन वॉर का है। मेरे पास एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क है। खुद पाक फजाइया ने हमसे रिक्वेस्ट की इस जंग के दौरान में कि आप हमें इंडिया के अंदर से इंटेलिजेंस ला के दे। जब जहाज मार के गिराया, जिस रात को पाकिस्तानी कौम को पता भी नहीं था, पाक फजाइया ने हमसे कहा कि आप इंडिया में और कश्मीर में अपने सोर्सेज से पता करें, इंडियन सोशल मीडिया पे या ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस क्या है कि जहाज कहां कहां गिरे। हमने उनको बताया कि ये खबर आई है कि भटिंडा के पास एक गिरा है, तो यहां गिरा है, तो यहां गिरा है। वो कंफर्मेशन हो गई एयरफोर्स को अपने रडार डेटा से, ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस और रडार डेटा मिला के उन्हें कंफर्मेशन इंटेलिजेंस वी प्रोवाइडेड देम। अल्लाह के फर्म्स में ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। वी रन द बिगेस्ट प्राइवेट इंटेलिजेंस नेटवर्क इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करता है इस किस्म के ऑपरेशंस और जंगों में। अल्लाह के फजल से हमारी जो क्या पाकिस्तान आर्मी चीफ ने कहीं फ्रंट पे जाके मिसाइल चलाया, गोली चलाई, उन्होंने एयर चीफ ने जाके इंडिया पे बॉम्बिंग की। देखिए, पीपल अगेन ये बात करने वाला वो है हु डू नॉट अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ वॉरफेयर। टू बी ऑनेस्ट, ये मजाक उड़ाने के लिए, तंज करने के लिए तो जुमला कहा जा सकता है, रियलिस्टिक नहीं है। क्या आप जनरल आसिम से, फील्ड मार्शल आसिम से तवक्को करेंगे कि वो सियालकोट के फ्रंट पर खड़े होकर इन्फेंट्री सोल्जर की तरह लड़ेंगे? 1965 की वॉर में सिविलियंस ने फौज का साथ दिया। यू नो दैट। आपको हम यही बात बता रहे हैं कि हर आदमी का एक अपना रोल होता है। आप मेडिकल कोर के आदमी से ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो फ्रंट लाइन पे जाके, उसका काम हॉस्पिटल चलाना है ना। इस एनवायरनमेंट में हमारी एक स्पेशलाइजेशन है, वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग। ये काम हम लाजमन करेंगे। जंग अगर हमारे घरों तक आ जाती है, जो बॉर्डर एरियाज के लोग हैं, उन सिविलियंस को आपने अभी भी देखा था कि जब हमारे तोपें और मिसाइल फायर कर रहे थे तो बॉर्डर एरिया के लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। जिस इलाके में जंग होगी, जहां पर जंग दाखिल होगी, वहां पर हम मौजूद होंगे। अब की दफा क्यों आप जो मेरी बात कर रहे हैं ना कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, यकीनी तौर पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जंग हमारे शहरों में दाखिल हो जाएगी। ये टीटीपी और बीएलए, एंड फॉर दैट वी आर रेडी। हमारी टीम इसके लिए तैयार है कि जंग अगर हमारे रावलपिंडी, इस्लामाबाद में और लाहौर में और सियालकोट में और पेशावर में दाखिल होती है और हमारे कराची में दाखिल होती है, तो हमने अपनी टीम को और अपनी कौम को यही तरबियत दी है, अपने फौजी अफसरों को और दोस्तों को, कि अपने पास लाइसेंस्ड वेपन्स रखो, टैक्टिकल इक्विपमेंट रखो, सर्वाइवल का सामान जमा करो, खुराक की सप्लाई जमा करके रखो, बिजली पानी का इंतजाम रखो, सोलर पावर सिस्टम्स रखो, क्योंकि आने वाले वक्तों में तुमको जंग में शामिल होना पड़ेगा। ये बेसिक सर्वाइवल है। यूक्रेन को देख लें आप, गजा को देख लें आप, सीरिया को देख लें। ये अब जितनी भी जंगें होंगी अर्बन होंगी, शहरों में लड़ी जाएंगी, बिजली चली जाएगी, गैस चली जाएगी। आप मुझे बताएं, आपके घर में यूक्रेन जंग में तो एवन जो 20 साल से ऊपर नौजवान थे, उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिया, उन्हें वेपन्स दिए कि आप लड़ें, जबरदस्ती पकड़ के उनको, इसलिए कि उनके पास लोग खत्म हो गए लड़ने वाले ना। पाकिस्तान के पास तो आबादी बहुत है, अल्लाह के फजल से हम लड़ने वाले बहुत हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज, आप मुझे बताएं, आपके घर में अगर बिजली पानी गैस खत्म हो जाता है तो आप कितने दिन अपने घर में इस्लामाबाद में सर्वाइव कर सकते? नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते, हमारी टीम कर लेगी। यही फर्क है। मतलब ये अगर आपकी टीम कर लेगी तो आई मस्ट, क्योंकि जो हमारी बात मान रहा है वो सर्वाइव कर जाएगा, जो हमारी बात नहीं मान रहा वो फिर इसी तरह ढूंढता फिरेगा जैसे गजा के लोग खाने पीने के बर्तन लेके घूम रहे हैं। क्या किया जाए फिर? ये पूरा सर्वाइवल कोर्स है इसका। पूरी सर्वाइव, कम से कम एक 20-25 वीडियोस हम पिछले 8-10 साल से बनाकर डाल चुके हैं कि पानी का इंतजाम कैसे करें, अपनी फिजिकल फिटनेस का इंतजाम कैसे करें, टैक्टिकल इक्विपमेंट कैसे लें, वेपन ट्रेनिंग कैसे हासिल करें, सर्वाइवल आपको कैसे आना चाहिए, लकड़ी की आग पे खाना कैसे पकाएंगे। शहर के लोग तो मारे जाएंगे। पीपल डोंट एक्सपेक्ट कि ऐसा कुछ होगा असल में। इसीलिए जब होगा तो मारे जाएंगे। ऐसा होगा जब अल्लाह ताला दिखा रहा है आपको। यूक्रेन से लेकर ईरान में ऐसा हुआ। So this is the end of the times. हम एंड ऑफ टाइम में डेफिनेटली दाखिल हो चुके हैं। वो तमाम अहादीस, बिशारतें, वो सिग्नल्स, वो साइंस। जुलानी दमिश्क से क्यों भागा है? मेरा नहीं ख्याल भागा। आई थिंक स्टिल देयर।
ये खबरें मीडिया में आ रही हैं कि इज रैन अवे, आई डोंट थिंक इज रैन अवे, इज स्टिल देयर। वो इतने अभी सीरिया में इतने हालात खराब नहीं है कि वो अपनी हुकूमत छोड़कर भाग जाएगा, इज स्टिल देयर। सीरिया के बारे में अहादीस शरीफ में सिर्फ 2 मुल्कों का जिक्र है एंड टाइम्स का, यानी यू शुड अंडरस्टैंड दिस। अहादीस शरीफ ने जो आखिरी जमाने की बड़ी जंगों का जिक्र किया है उसमें सिर्फ 2 मुल्कों का जिक्र किया है। छोटे छोटे जिक्र बहुत सारे मुल्कों के, जो मेन रोल है एक पाकिस्तान का, एक सीरिया का। और सीरिया जो है एक्चुअली वो सीरिया नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं। सीरिया में लेबनान भी शामिल है, सीरिया में जॉर्डन भी शामिल है, सीरिया में पैलेस्टाइन भी शामिल है। दैट्स सीरिया। ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद नक्शे तब्दील किए उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों को अलग कर दिया इसके अंदर से। सीरिया इज पैलेस्टाइन, सीरिया इज गाजा, सीरिया इज बैतुल मक़दस शरीफ। बैतुल मक़दस इज नॉट इसराइल, दैट इज सीरिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब फलस्तीन पूरा सीरिया फतह किया गया था तो बैतुल मक़दस शरीफ हजरत खालिद बिन वलीद ने फतह किया था, पार्ट ऑफ द सीरियन कैंपेन। पैलेस्टाइन उस वक्त फतह हुआ था। लिहाजा जो एंड टाइम्स में और अस्कलान के बारे में, गजा यानी गजा के बारे में इतनी अहादीस हैं, वो सब की सब एक ही बात की तरफ गवाही दे रही हैं कि अब हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं जो सईदी रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि दज्जाल के जाहिर होने से पहले की तबाही होगी, जिसको हदीस शरीफ में काट खाने वाली बादशाहतें का फरमाया। ऐसी बादशाहतें जो खा जाएंगी इंसान को जिंदा। आप गजा में देख नहीं रहे क्या हाल हो रहा है? कभी ख्वाब में सोचा था कि इस तरह का जुल्म आप अपनी आंखों के सामने लाइव ब्रॉडकास्ट देखेंगे? अब ये मुसलमान जो सीरिया में जुल्म हो रहा है, जो एक दूसरे को जिस बुरी तरह से कत्लेआम किया जा रहा है, जो गजा में हो रहा है, ये ना समझे कि सिर्फ वहीं महदूद रहेगा। ये कतर में भी आएगा, ये यूएई में भी आएगा, ये सऊदी अरब में भी आएगा, ये जॉर्डन में भी आएगा। इराक तो वैसे ही खंडर बन चुका है। शाम, ईरान की बारी दोबारा आने वाली है। ईरान और इसराइल की जंग अभी खत्म नहीं, उनका भी ऑपरेशन, ये जो पार्ट 1 है वो खत्म हुआ है, सेकंड राउंड शुरू होने वाला है। ईरान को वो पहले अंदर से कमजोर कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में बीएलए और टीटीपी दहशतगर्दी कर रही है, इस तरह मोसाद जो है ईरान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर अभी तक दहशतगर्दी कर रहा है। बहुत बड़ी तादाद में ईरानियन लीडरशिप मारी जा रही है। उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनके डॉक्टर्स, उनके पीएचडीज, उनके काम के लोग, मिलिट्री, उनके पासदारान की लीडरशिप। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वाइल वी आर टॉकिंग एवरी डे ईरान में कहीं आग लगाई जा रही है, कहीं फैक्ट्री जल रही है, कहीं पे उनके ऑयल डिपो को जलाया जा रहा है, कहीं लोग असैसिनेट हो रहे हैं। वो अगले जंग से पहले वो नामुकम्मल काम जो इसराइल ने नहीं कर सका था वो चल रहा है अभी तक। अगली जंग आएगी ईरान के ऊपर और बड़ी खौफनाक आएगी। जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ एक खौफनाक जंग आने वाली है, ये जंगें खत्म नहीं हुई हैं, ये जंगों का सिलसिला है। हदीस शरीफ में इसको फरमाया गया था, जंगों पर जंगें होंगी, जंगों पर जंगें होंगी। लिहाजा ये मत समझे कि अब जंगें खत्म हो गई। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है अब ये आखिर तक जाएगा। पाकिस्तान और इंडिया की जंग गजवा हिंद में तब्दील हो जाएगी। उस वक्त तक जब तक हम दिल्ली पर जाके कब्जा नहीं कर लेते, वो हमारा पानी रोकें, हम पर हमला करें, जो मर्जी बहाना बने, ये जंगों का सिलसिला दिल्ली की फतह पर खत्म होगा इंशाअल्लाह। इसी को गजवा हिंद कहते हैं। और ये जो शाम में जंगें चल रही हैं, ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि वहां दज्जाल का ज़हूर, खुरूज और उसके बाद फिर इमाम मेहदी का ज़हूर, वो सारा सीक्वेंस। लेकिन मैं लोगों से यही कहता हूं, इतनी लंबी बात सोचने के बजाय जो तुम्हारे सामने आज ड्यूटी है उसको करो। तुम्हें नहीं मालूम कि कल तुम जिंदा रहोगे या नहीं। आज पाकिस्तान के दिफा के लिए जंग करो कि ये गज़वा हिंद की जंगों में से ये जंगें शामिल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह हदीस शरीफ में फरमाया है कि पाकिस्तान आर्मी जब पाकिस्तान से निकलेगी फलस्तीन जाने के लिए, इसमें इमाम मेहदी शामिल होंगे। हदीस सैयदी रसूलुल्लाह की हदीस शरीफ है कि खुरासान की जानिब से तुम गहरे सब्ज रंग के परचुमों वाली फौज को जब निकलते देखो तो उसमें शामिल हो जाना कि इसमें अल्लाह का खलीफा मेहदी होगा और ये फौज जाके सीधा बैतुल मक़दस पर अपने झंडे लगाएगी। हदीस शरीफ है पूरी है। क्या मतलब है इसका? यू टेल मी, क्या मतलब है? खुरासान की जानिब गहरे सब्ज रंग के परचुमों वाली फौज कौन सी है? ज़ाहिर है पाकिस्तान आर्मी है। और हदीस शरीफ में है कि उस फौज में शामिल होना कि उसमें अल्लाह का खलीफा मेहदी होगा। ये तो सब मानते हैं इस हदीस शरीफ को। अब आप ये बहस कर सकते हैं कि खुरासान ईरान या खुरासान अफगानिस्तान या खुरासान पाकिस्तान, खुरासान की अपनी टेरिटरी पे भी लेकिन सब्ज रंग के झंडे किसके हैं खुरासान में? और पाकिस्तान क्यों बनाया गया था? गज़वा हिंद किसके नसीब में? गज़वा हिंद ईरान के नसीब में कि गज़वा हिंद अफगानिस्तान के नसीब में? ये एक ही फौज है, दो फौजें नहीं है। खुरासान के इलाके से जो फौज गज़वा हिंद लड़ेगी वही फौज गहरे सब्ज रंग के परचमों के साथ इमाम मेहदी के साथ शाम जाएगी। लिहाजा सीक्वेंस पहले गज़वा हिंद का है। देखिए, आई गो स्टेप बाय स्टेप। मेरे लिए गज़वा हिंद पहली प्रायोरिटी है और इस वक्त मेरा सारा फोकस गज़वा हिंद के ऊपर है। हम अगर इस मुहिम को पार कर गए, गज़वा हिंद में हम कामयाब हो गए, और इसके बाद जो बचेंगे हमारे लोग, जो आर्मी बचेगी, जो पाकिस्तानी कौम बचेगी, क्योंकि गज़वा हिंद इज गोइंग टू बी वेरी ब्लडी वॉर। लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे।
यहां से जो बचेंगे फिर वो फौज होगी कि जो नजरियाती तौर पर, रूहानी तौर पर तरबियत याफ्ता होगी,